So formally, the topic 1 in unit 2 is black body radiation. Okay, and this black body radiation you can understand by a very simple experiment of heating an iron rod. If you heat an iron rod, let's say like this, what will happen? On giving heat to it, so you are providing it heat energy by lighting up a flame over here. So let's say this is a flame, this is being heated. What you would observe is, सबसे पहले तो the temperature will increase और धीरे धीरे इसका जो रंग है, इतने पोर्शन का कम से कम जो रंग है वो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो और फिर येलो से इतना चमकदार हो जाएगा कि लगभग लगभग सफेद दिखेगा. ओके, ग्लो करने लगेगा. रेड, रेड से फिर ये और गर्म करेंगे तो ऑरेंज सा दिखेगा, और गर्म करेंगे तो येलो सा दिखने लगेगा और फिर और गर्म करेंगे तो वाइट दिखने लगेगा. इसका मतलब यू आर ओनली प्रोवाइडिंग व्हाट? यू आर ओनली प्रोवाइडिंग हीट, या मैं कहूं यू आर ओनली चेंजिंग टेम्परेचर. एंड व्हाट इज चेंजिंग ओवर हियर? इट बिकम्स visible. It start to radiate visible light. That simply means कि ये जो हम रेडिएशन या रेडिएशन की बात कर रहे हैं, that are to be directly linked with temperature. ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी जो हर तरीके की फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर सकती है, we call that as black body. या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर वो एमिट कर रही है तो उसकी एमिट करने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मैच की जा सकती है. तो ज्यादातर ये कहा जाता है a body which absorbs all frequencies या radiation of all frequencies. You can also call radiation of all frequencies. If there is some body, you call that body as black body. A body which absorbs radiation of all frequencies. Okay, so that is sort of an idealized definition. सब कुछ absorb कर ले, and definitely अगर सब कुछ absorb कर लिया है, then it should also re-emit or emit everything. So you can consider that to be like a small cavity, मतलब एक खाली डिब्बा, cavity मतलब खाली डिब्बा, और मान लीजिए on the top of it you have a very small hole. अब एक लाइट रे आती है, टकराती है, टकराने के बाद ये ट्रैप हो जाती है अंदर ही, trapped inside the walls, trapped forever. और फिर आप देखें, इफ यू रिमूव दिस लिड, तो यहां से फिर ये रेडिएशंस जो ट्रैप थे वो रिमूव होने लगेंगे. तो पहले सब कुछ ट्रैप कर ले, सारी फ्रीक्वेंसीज, और फिर सारी फ्रीक्वेंसीज एमिट कर दे. दैट इज द ब्लैक बॉडी. और एक आइडियल ब्लैक बॉडी ना माने, लेकिन हमने यहां देखा कि ये जो आयरन की रॉड है ये अपने आप में काफी कुछ एमिट कर रही है ऑलरेडी. इनफैक्ट मैं, आप, ये पेन, ये पेपर, एवरीथिंग इज रेडिएटिंग एट दिस टाइम ऑल्सो. लेकिन जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है वो इस रेंज में है, इंफ्रारेड. विजिबल में नहीं है तो दिख नहीं रहा, बट दे आर रेडिएटिंग डेफिनेटली. और क्या रेडिएट करेंगे, कितना रेडिएट करेंगे, किस फ्रिक्वेंसी पर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. यानी इस ब्लैक पेन का टेम्परेचर कितना है इस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या और कितना कैसे रेडिएट करेगा, ना कि इस पर कि इसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है इस पर. ओके, तो इट इज सोलली एंड सोलली डिपेंड ऑन टेम्परेचर. तो एक डायरेक्ट लिंक चाहिए, कितनी रेडिएशन और किस टेम्परेचर पे और किस फ्रिक्वेंसी पे. सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल डेंसिटी.
दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो रैली जीन्स ने सबसे पहले एक तर्क दिया, तो यू कैन कंसीडर दैट एज रैली एंड जीन्स लॉ। Because I am considering my black body as cavity, so you have to bear with me with this formula. हालांकि that maybe we will prove in the 4th unit, but as of now you have to just live with it. हम कहना चाहते हैं what is called as density of standing waves. यानी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेव कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। बताने का मतलब ये है, अगर आप मान लीजिए वी हैव अ वन डायमेंशनल कैविटी या वन डायमेंशनल रोप है, तो इट कैन हैव अ मोड लाइक दिस या फिर ऐसे। सिमिलरली इफ यू हैव समथिंग एल्स लाइक दिस, तो एक मोड ऐसे हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। और ये मोड पर यूनिट वॉल्यूम में कैसे समाएंगे इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ वेव्स। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय जी न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। ये अभी फिलहाल के लिए ऐसा याद करना है आपको, ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ वेव्स विच गिव्स नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ वेव कैन एग्जिस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। खैर, आपको इस पर नहीं जाना है बिकॉज एज आई सेड दैट इज अ टर्म विच इज टू बी कंसीडर्ड लेटर, बट एज ऑफ नाउ वी हैव गॉट कि इतने तरीके से या इतने अलग अलग तरीके से ये वेव एग्जिस्ट कर सकती है। और थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि जो एवरेज थर्मल एनर्जी है, anyways because we are treating with temperature, so thermodynamics has to come. Average thermal energy per degree freedom is given by 1/2 kT, where k is the Boltzmann constant. Average thermal energy मुझे यहाँ लिखने दीजिए, per degree of freedom. तो आपका अगर सिस्टम 3 डायमेंशनल है तो इट विल बिकम 3/2 kT, 2 डायमेंशनल है तो इट विल बिकम 2/2 kT, if it is 1 dimensional so it is 1 kT or 1/2 kT. So ये भी एक known fact है, this we will have to use in order to get a relation. So ये हुई आपकी average energy. E bar is equals to, I can say kT if I am considering 2 dimension. तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, तो ये हो गया E bar is equals to kT. इतनी एनर्जी एक मोड की है, तो इतने मोड की कितनी एनर्जी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। वेव डेंसिटी से एनर्जी डेंसिटी मिल गई, जिसको कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अभी जो निकाला हमने के टी। तो टोटल फॉर्मूला आया 8 पाई के टी अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। फाइन, ये क्या बता रहा है, इसको हम रेडियंस भी बोलते हैं, या स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता चल गई, एनर्जी डेंसिटी कुल मिला के, ठीक है। तो रैली जीन्स के अकॉर्डिंग दिस शुड हैव बीन द फॉर्मूला। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ऐसा दिखता है। और हुआ भी यही। क्या, लेट मी जस्ट ड्रॉ, यहां मैंने बनाई लेट से फ्रीक्वेंसी, इस दिशा में फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ रही है, और ये है हमारा यू न्यू डी न्यू स्पेक्ट्रल डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी। देखा कि भाई जीरो टेम्परेचर है तो ये सब जीरो हो गया, तो जीरो टेम्परेचर पे जीरो मिल रही थी। थोड़ा सा टेम्परेचर
तो कांस्टेंट ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्या है, तो थोड़ी और मिली, फिर थोड़ी और मिली, फिर थोड़ी और मिली, तो इट इज गोइंग ऑलमोस्ट लाइक स्क्वायर, बट देयर केम अ पॉइंट जहां मैक्सिमम होने के बाद इसने डिके करना शुरू कर दिया और न्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये जीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ ग्राफ मिला। ये नीचे क्यों आई? यहां तो केवल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, इसलिए यहां जो इसका नीचे आना हुआ, इसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। इसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। और ये डिमांड करता है एक करेक्शन इस फॉर्मूले में, यानी ये फॉर्मूला पूरे तरीके से सही नहीं है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक काम करता है, उसके बाद एक्सप्लेन नहीं करता है। तो रेली-जीन्स लॉ इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। रेली-जीन्स लॉ इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये बताते ही नहीं है कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्यों हुआ और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये कर्व नीचे क्यों आया, नहीं बताता। ठीक है, so this formula is not good formula, this is incomplete, there's a problem with it। ठीक है, साथ ही एक और चीज भी ऑब्जर्व की गई कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा, गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा वैसे वैसे ये शिफ्ट जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ हो जाएगी। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये T1 था और यहाँ पे अभी मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये T2 है, जिसमें कि शिफ्ट कम फ्रीक्वेंसी की तरफ आ गई, तो ये हुआ T2, तो डेफिनेटली T2 वाज लेस देन T1। और अगर ये दूसरी साइड जाती, यानी ये कुछ ऐसा हो रहा होता, तो T3, तो अब T3 ज्यादा बड़ा हो जाता T1 के मुकाबले। तो इट वाज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर कि आपको ये पीक जो मिल रही है वो कहाँ मिलेगी। ठीक है, इट वाज डिपेंडेंट टोटली ऑन टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर रेंज पर रैलीजीन्स काम कर रहे थे, उन्हें ये पीक अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी पर मिली, इसीलिए उन्होंने कहा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके खत्म हो गई, ये क्या दिक्कत है। देन आफ्टर फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये डिमांड उठने लगी कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमने जो वेव थ्योरी पढ़ी है वही गलत है। एक्चुअली यहाँ ये वेव थ्योरी लगाने की कोशिश है, जो हमारे कोर्स के हिसाब से अगला पार्ट है। यही सोचा गया कि हो सकता है गड़बड़ हो। देन इन 1900 a German physicist, his name is Max Planck, did what he called himself as lucky guesswork। मैक्स प्लैंक ने गेस किया कि अगर ऐसा हो जाए तो, एंड ही हिमसेल्फ एडमिटेड इट, कोई लॉजिक नहीं, बस गैस करके देखते हैं, दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस, he said, can we just write it like this, u nu h nu is equals to 8 pi, ये देखिए, न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एज इट इज, डी न्यू एज इट इज। अब जो एवरेज एनर्जी का टर्म है, दैट ही वाज सेइंग कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ओके, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो अगर इसे थोड़ा फाइन किया जाए तो इट विल बिकम दिस, 8 पाई इंटू एच इंटू न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ब्रैकेट ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। दिस इज टोटल गैस, लेकिन इस गैस का एक लॉजिकल रीजन मिल जाता है आइंस्टाइन की थियरी से बाद में। ठीक है, 1903-4 के बाद। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि ये नीचे क्यों आ रहा है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल अज्यूम दैट ये जो एच न्यू अपॉन के टी का फॉर्मूला जो आप यहाँ लिख रहे हैं ना, एच न्यू अपॉन के टी, ये बहुत ज्यादा हाई हो गई है, यानी जो एच न्यू है इज वेरी वेरी लार्जर देन द के टी, मतलब गामा फ्रीक्वेंसी या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, व्हेन दिस इज वेरी वेरी लार्जर देन के टी। ठीक, इफ दिस विल बी द केस दैट दिस इज वेरी वेरी लार्जर देन के टी, तो होगा क्या कि ये पूरा टर्म बन जाएगा इन्फिनिटी।
e की पावर infinity is equals to infinity and 1 upon infinity is what? 0. तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ में पता चल गया कि u nu h nu, ये h nu नहीं है, u nu d nu है, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए, u nu d nu, दिस इज नॉट h nu, छोटा सा डिफरेंस, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे। तो हमें पता चला जो u nu d nu है दैट विल बी गोइंग टू 0 as h nu upon kt will be very very greater than 1। कहने का मतलब अगर h nu बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द थर्मल टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, ये आंसर 0 हो जाएगा, यानी ये जो u nu d nu की वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। अब अगर लो टेम्परेचर की बात करें तब क्या होगा, यानी तब जब हम कह रहे हैं कि एच न्यू अपॉन के टी बहुत बहुत छोटी है 1 से, ये केस 1 हुआ यहाँ पे, और ये केस 2 अब डिस्कस करना है कि तब क्या होगा। तो यहाँ बाद की बात तो एक्सप्लेन हो गई कि आगे जाने पर 0 हो जा रहा है, लेकिन पहले की बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखें व्हाट वी हैव इन दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय u nu d nu is equals to 8 pi h nu cube upon c cube d nu upon e की पावर h nu upon kt minus 1। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो h nu upon kt है ये 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो आप e की पावर x को, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम यही करते हैं क्योंकि एच न्यू अपॉन के टी बहुत कम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी कैन बी रिटन लाइक व्हाट, 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के टी स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम इसको नियरली लिख सकते हैं, इट इज बराबर 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी, क्या e की पावर एच न्यू अपॉन के टी। इस फॉर्मूले में इसे पुट कर दें e की पावर एच न्यू अपॉन के टी की जगह, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ देखें, अगर e की पावर एच न्यू अपॉन के टी को मैं ये मान लूं कब, इस कंडीशन में, तब what I will be left with is u nu d nu will be equals to 8 pi h nu cube upon c cube, ऊपर आएगा d nu और यहाँ आएगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, तो ये 1 से 1 हो गया कैंसिल। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, u nu d nu will be equals to, एक देखिए ये h से h कैंसिल हो जाएगा, बचा 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब न्यू अपॉन के टी डी न्यू, तो फिर ये न्यू से एक न्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 8 पाई अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू, और ये अपॉन में डी न्यू है वो के टी ऊपर चला जाएगा ये के टी, तो यू विल गेट यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इनटू के टी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रैली-जीन्स लॉ। तो प्लैंक्स के फॉर्मूले का एक स्पेशल पार्ट बन जाता है रैली-जीन्स फॉर्मूला, जहां हम मान रहे हैं कि एच न्यू अपॉन के टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, इट गोज लाइक, अब इस फॉर्मूले में अगर देखें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ इतना काम, यानी अगर मैं के टी को भुला दूं, तो 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब वाज द डेंसिटी ऑफ द वेव, और बाकी का टर्म जो था वो था एनर्जी। इसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले में हम देखें तो जो एवरेज एनर्जी हमें दिखाई देगी, एवरेज एनर्जी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ओके, और ये करीब करीब 1903 के आसपास इसका वैलिडेशन आइंस्टाइन ने दिया अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्योरी बता के, कि जो भी मैटर आप मान रहे हैं ना वो सतत नियत वाइब्रेशंस कर रहे हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। ज्यादातर इंफ्रारेड है क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लेकिन अगर ये गति तेज हो जाती है तो आपको विजिबल लाइट भी दिख सकती है, आपको गामा रेज भी दिख सकते हैं, बट
केवल इस गति की वजह से नहीं, इस गति की वजह से कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे कॉल इट एज ऑसिलेटर एनर्जी, और ये जो हम कैविटी मान रहे हैं उस कैविटी को दे कंसीडर दैट एज ऑसिलेटर, जिसके अंदर वेव्स ट्रैप्ड हैं, जिसकी की एवरेज एनर्जी यहाँ है। फाइन। तो हमने रैली जीन्स लॉ पढ़ा। रैली जीन्स लॉ में ये देखा कि क्या परेशानी है, क्यों वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि उसका एक बेहतर एक्सप्लेनेशन 1900 में प्लैंक्स या मैक्स प्लैंक ने दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज गेस वर्क, और उस गेस वर्क का वैलिडेशन आइंस्टीन ने किया। और आइंस्टीन कहते हैं कि एक्चुअली जो ऑसिलेटर की एनर्जी होती है वो कुछ नहीं n इंटू एच न्यू के बराबर होती है। तो ऑसिलेटर एनर्जी इज गिवन बाय एन एच न्यू। n क्वांटम है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक को यूज कर रहे हैं अभी भी, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद तो ये एक अजीब सा फेनोमेना जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रहे हैं, यही शुरुआत है मॉडर्न फिजिक्स की। यहीं से शुरू हो जाता है क्वांटाइजेशन, व्हाई दिस इंटीजर हैज टू बी देयर, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत। लेकिन अभी हम एकदम से कूद कर क्वांटम मैकेनिक्स पे नहीं जाएंगे, पहले और कुछ कंफ्यूजन्स टैकल करेंगे और चीजें टैकल करेंगे कि ये लाइट का नेचर डिफाइन करने की बात हुई थी कि वो वेव है या पार्टिकल, और इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक। बट दैट विल बी a part of the next lecture in which we'll be covering your favorite topics like photoelectric effect, and then we have x-rays also. So those will be the part for the next lecture. Thank you so much, all of you.